हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? आई होप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना न्यू चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पूरा एनर्जेटिक होके पढ़ना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये समझना है कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे कोऑर्डिनेशन का मतलब? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अदर। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे बेटा क्या होता है, दो ऑर्गन्स का कोलैबोरेशन होता है। सपोज करो कि आपने कोई हॉट वेसल टच किया है। हॉट वेसल को टच करके हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं हमें ये कंडक्ट करवाएंगे कि हमें अपने हाथ हटाने हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमारी स्केलेटल मसल्स वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगी हमारे न्यूरॉन्स और सेंसरी मसल न्यूरॉन्स और सेंसर्स के साथ, और रिसेप्टर्स से जो हमें फील होगा। फिर फाइनली इवेंचुअल प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा कि हमारी स्केलेटल मसल्स पीछे अपना हाथ हटा लेंगी। तो ये प्रोसेस क्या हुआ बेटा? ये प्रोसेस हुआ कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा न्यूरॉन्स के बारे में। आपको पता है कि हमारे अंदर जो एक कंप्लीट न्यूरल सिस्टम है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो मैंडेटरी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। आपने ये चीज़ हाइड्रा के अंदर देखी होगी। हाइड्रा के अंदर तो नहीं है, हाइड्रा के अंदर आपको नर्वस टिश्यू देखने को मिलेगा। वहाँ पे कोई एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड आपको इम्पॉर्टेंट ये पढ़ना है बेटा कि यहाँ पे आप देखिए इंसेक्ट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको गैंग्लियन सेल्स मिलेगी, है ना। वहाँ पे किसका वर्क होता है? गैंग्लियन सेल्स का होता है। और हायर वर्टिब्रेट्स मतलब जो हम लोग हैं, हमारे अंदर क्या मिलेगा बेटा? हमारे अंदर आपको प्रॉपर न्यूरल सिस्टम मिलेगा। चलिए, आपको पता है बेटा अब हम अपने न्यूरल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग इंसेक्ट्स की या फिर हम लोग हाइड्रा की स्टडी नहीं करनी है अभी। हमें अपने न्यूरल सिस्टम की स्टडी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। आपको पता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। पहला होता है बेटा सीएनएस। क्या होता है सीएनएस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी पढ़ते हैं ये क्या होता है। बस अभी ये पढ़ लीजिए सबसे पहले कि जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसमें दो चीज़ें आती है। क्या क्या आता है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं बेटा। आपको पता है बेटा सबसे पहले तो आपको यही जानना ज़रूरी है कि सीएनएस में क्या आता है। ठीक है, सीएनएस में क्या आता है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? आपकी ब्रेन आती है। ठीक है, चलिए बेटा आपको पता है कि जो सीएनएस होता है, पीएनएस होता है, वो किसका पार्ट है? आपके न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सीएनएस में क्या आता है? तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपकी ब्रेन और आपकी स्पाइनल कोड। ठीक है, और पीएनएस में क्या आता है बेटा? आपके ब्रेन से और आपकी स्पाइनल कोड से जितनी भी एसोसिएटेड नर्व्स है वो किस में आती है? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। ठीक है, अब उससे एसोसिएटेड नर्व्स कौन सी होती है बेटा? जैसे अफेरेंट फाइबर्स और एफेरेंट फाइबर्स। पढ़ते हैं कि ये क्या होता है बेटा। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, याद रखना आप लोग। अफेरेंट फाइबर्स, एफेरेंट फाइबर्स। अफेरेंट फाइबर्स क्या होती है बेटा? ये इम्पल्सेस क्या है बेटा? एक्शन। तो ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस को फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस। टिश्यू से कोई इम्पल्स क्रिएट हुई या ऑर्गन से कोई क्रिएट हुई तो वो कहाँ तक जाएगी? सीएनएस में। कौन लेके जाएगा? अफेरेंट फाइबर्स में। कोई स्टिमुले हमें मिला है, ठीक है, हम उस स्टिमुले को फील किया, हमारे रिसेप्टर्स ने उसको महसूस किया और वो इन्फॉर्मेशन इम्पल्सेस के फॉर्म में टिश्यू से या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से कहाँ पे चली गई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमेशा याद रखना जब भी मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? ये है आपकी ब्रेन और आपकी स्पाइनल कोड। नेक्स्ट आता है बेटा एफेरेंट फाइबर्स। एफेरेंट फाइबर्स क्या होती है? ट्रांसमिट करती है रेगुलेटरी इम्पल्सेस को फ्रॉम सीएनएस टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? यहाँ से सीएनएस से इंफॉर्मेशन या इम्पल्सेस को कहाँ ट्रांसमिट किया जा रहा है? आपके पीएनएस से। ठीक है, समझ गए? Afferent fibers transmit impulses from the tissue organs to CNS
central nervous system, which is your brain and spinal cord. Efferent fibers transmit regulatory impulses from the from the CNS to the concerned peripheral nervous system. Peripheral nervous system comprises all the associated nerves to the brain and spinal cord. Is it clear to all of you? Very good. जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. द PNS इज सब डिवाइडेड. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सब डिवाइडेड किया गया है किसके अंदर? सबसे पहले आपका सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और सेकंड आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. बेटा बच्चे इसको याद नहीं करते, लेकिन आप लोग याद करोगे. नीट में भी क्वेश्चन आया कि सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो आपको याद रखना है सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स. आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा रहा है कहाँ तक? स्केलेटल मसल्स तक. कोई आपने हॉट मसल्स को टच किया, आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कोड ने बोला कि आप अपना हाथ हटाओ, तो वहाँ पे कौन सी मसल्स कोऑर्डिनेट करेंगी? पढ़ के आए हैं अभी, स्केलेटल मसल्स कोऑर्डिनेट करेंगी, इसीलिए इसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द इनवॉलंटरी सिस्टम सच एज स्मूथ मसल्स. यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपने आप होगा, ठीक है. तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने वाली मसल्स काम आएंगी बेटा. आपने पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करती है, तो इम्पॉर्टेंट है बेटा. मैं इधर लिख देती हूँ CNS टू, बताइए, स्केलेटल मसल्स. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका? CNS टू स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स. लर्न करिए जल्दी से इसको यहीं पे. चलो बेटा आगे चलते हैं. आपको पता है न्यूरॉन जो है आपका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. एक डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है बेटा, ठीक है, वो देख लीजिएगा. छोटे क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी वो डायग्राम. आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि डायग्राम में क्या है बेटा, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है. आपको ये तो पता है कि न्यूरॉन क्या एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. किसकी? न्यूरल सिस्टम की. आपको पता है बेटा ये 3 मेजर हिस्सों से बनता है. कौन कौन से? एक तो आपकी सेल, एक आपकी बॉडी, एक आपकी डेंड्राइट और आपकी एक्सॉन. सेल बॉडी जो मेजर बॉडी पार्ट है, डेंड्राइट और एक्सॉन. आपको पता है कि बेटा आपके न्यूरॉन की स्टडी में आप 3 चीज़ें मेन देखते हो. सेल बॉडी, सेल बॉडी से निकले प्रोजेक्शन जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं, लंबी शीत जिसको हम एक्सॉन कहते हैं. याद हो गया. सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्मा. सेल बॉडी में क्या होता है बेटा आपका? साइटोप्लाज्मा होती है. आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी और आपके नेसल्स ग्रेनुल्स होते हैं. इम्पॉर्टेंट. एक बार नीट के अंदर पूछा गया था कि नेसल ग्रेनुल्स कहाँ पे पाई जाती है, एक्सॉन में, डेंड्राइट्स में या सेल बॉडी में. तो आप बोलेंगे बेटा सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? आपकी साइटोप्लाज्मा होती है, प्लस आपकी क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलीज होती है, एंड आपकी नेसल्स ग्रेनुल्स होती है. शॉर्ट फाइबर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी. आपको पता है सेल बॉडी से कुछ शॉर्ट प्रोजेक्शंस निकले होते हैं. जैसे सपोज करो ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपके नेसल ग्रेनुल है, यहाँ पे ये मेन साइड न्यूक्लियस है बेटा. यहाँ पे आपकी प्रोजेक्शंस निकले होंगे, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? डेंड्राइट्स कहते हैं इनको. यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फाइबर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर हैविंग ब्रांच स्ट्रक्चर एट द एंड टर्मिनेट्स इनटू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनेप्टिक नॉब. एक लंबी सी शीत है, नीचे को जाती है बेटा. इस शीट को क्या कहते हैं? मैंने रफली डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर किया है. आपको पता है ऊपर साइटोप्लाज्मा है, उसमें नेसल ग्रेनुल्स है, सेल बॉडी के अंदर आती है, वहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं. नीचे आपकी लंबी सी शीट है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन शीट कहते हैं, जो कहाँ टर्मिनेट होती है? आपकी साइनेप्टिक नॉब पे टर्मिनेट होती है. बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लर्न इट हियर. ओके, कोई बाद में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टफ कुछ भी नहीं है ये.
छोटे बच्चों वाली बातें पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अब आते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप। एक्सॉन पे और डेंड्राइट्स के बेसिस पे हमने क्या किया है, न्यूरॉन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मल्टीपोलर, फिर बाइपोलर, फिर यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन पाई जाती है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स पाई जाती है। आपके एग्जाम्पल है इसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स। याद हो गया। मल्टीपोलर 1 axon and 2 or more dendrites found in cerebral cortex is an example of multipolar neurons. सेकेंड है आपका बाइपोलर, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट पाई जाती है, ये आपके रेटिना के अंदर आपको मिलती है। यूनिपोलर क्या होती है, सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन और यहाँ पे कोई डेंड्राइट्स आपकी नहीं पाई जाती, ये आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लिया कि बताओ डेंड्राइट्स किस में एब्सेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, यूनिपोलर में एब्सेंट है। और कहाँ पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट आते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है और माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है जो फाइबर आपकी च्वान सेल से, देखो फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय च्वान सेल्स that do not form myelin sheath around the axon। इंपॉर्टेंट है कि अनमाइलिनेटेड हो या माइलिनेटेड हो, च्वान सेल्स तो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। जब च्वान सेल्स आपकी माइलिन शीथ नहीं बनाती अराउंड द एक्सॉन, उसको क्या कहते हैं, अनमाइलिनेटेड शीथ। ये आपके ऑटोनोमस और आपके सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाई जाती है। यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। बेटा प्लीज़ इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकती है कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होती है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन किया जाता है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब कोई मेम्ब्रेन कोई काम नहीं कर रही होती, रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। फिजिक्स में भी आप ये सब पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप कितने तरह के साइनेप्सिस पढ़ेंगे, 2 तरह के साइनेप्सिस पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, दूसरा आता है आपका केमिकल साइनेप्सिस। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं भी आपको समझाती हूँ कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और केमिकल साइनेप्सिस क्या होता है। चलिए बेटा अब हम साइनेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइनेप्सिस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, फिगर 21.3 पेज नंबर 319, ओपन इट। यहाँ पे आपको एक एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्स का डायग्राम दिया हुआ है। देखिए बेटा यहाँ पे आपको साइनेप्स समझना है। सबसे पहले क्या होता है, आपको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिख रही है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिख रही है। जब ये दोनों मेम्ब्रेन किसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट से डिफ्रेंशिएट होती है या नहीं होती, इनको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ साइनेप्सिस फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक neuron and post-synaptic neuron which may or not be separated by synaptic cleft called synapse। synapse को समझना ज़रूरी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात की गई है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात की गई है, जो किससे डिफ्रेंशिएटेड है, क्या है बीच में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या होता है और केमिकल साइनेप्सिस में क्या होता है। बच्चों इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या होता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं प्रेजेंट होता, और अगर प्रेजेंट होता है तो बहुत ही मिनिमल ड्यूरेशन के लिए और मिनिमल उसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि इम्पल्सेस को एक न्यूरॉन से भेजा जा रहा है, ठीक है। बोथ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है तो टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम लगेगी एज कंपेयर टू द केमिकल साइनेप्सिस। समझ गए आप। अब केमिकल साइनेप्सिस में क्या होता है, आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उसके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो फ्लूइड होता है ना उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। वहाँ पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स देखने को मिलेंगे एक्सॉन के टर्मिनल पे। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कोई इम्पल्स आती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड अप होते हैं और फिर आगे इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो इसी प्रोसेस के दौरान जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है कि
अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले कि बताए कौन सा साइनेप्स जल्दी फास्ट इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दे मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यूजुअली दे आर नॉट, ठीक है। और इट फील्स और इट सीम्स लाइक दैट दे प्रेजेंट और दे ट्रांसमिट द इम्पल्सेस थ्रू ओनली वन न्यूरॉन। हमें ऐसा लगता है कि ये एक न्यूरॉन से अपनी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो डायरेक्शंस यूनी डायरेक्शनल है, मूवमेंट अभी यूनी डायरेक्शनल की बात कर रही हूँ मैं। तो जैसे ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमें इम्पल्सेस को लेके जाना है, तो वहाँ पे कोई साइनेप्टिक क्लेफ्ट या बीच में कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं मिलेगा, इसीलिए इम्पल्सेस का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वाला चक्कर नहीं होता है बेटा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर वाला होता है आपके केमिकल साइनेप्सेस में। केमिकल साइनेप्सेस में न्यूरोट्रांसमीटर पाउचेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन जनरल उनको पाउचेस कहते हैं। आपको पता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी प्रेजेंट होता है। जैसे ही उसमें रिएक्शन ट्रिगर्ड होगी, रिएक्शन ट्रिगर्ड होने की वजह से वो हिलता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड अप होते हैं और रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं, फिर इम्पल्सेस को आगे भेजा जाता है, ठीक है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। आगे आता है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। ह्यूमन ब्रेन क्या है बेटा? आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन हमारा कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कैरिड आउट किया जा रहा है, सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी कैरिड आउट किया जा रहा है। तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्या है? कमांड और कंट्रोलिंग सिस्टम है पूरी बॉडी का। चाहे बेटा आपके डाययूरेनल रिदम्स हो, चाहे आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, चाहे आपकी अर्ज हो ईटिंग की, सेक्सुअल बिहेवियर की, कुछ भी हो, वो सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? हमारे कमांडिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम से, जो वो क्या है? ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब आपको पता है ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी प्रीशियस और वेरी प्रोसाइज स्ट्रक्चर, जो एक इनक्लोज होता है कैविटी में, तो उसे प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो वो किससे प्रोटेक्टेड होता है बेटा? क्रेनियल मीनिंग से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड बाय स्कल, क्रेनियम एंड क्रेनियल मीनिंग्स, ठीक है। बहुत सारी लेयरिंग होती है बेटा। यहाँ पे 3 लेयर मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली पाई गई है, जिसे बोलते हैं, आउटर वाली को क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूरामीटर। मिडल वाले को क्या कहते हैं? एरिकनॉइड। इनर वाले को क्या कहते हैं? पियामीटर, ठीक है। तो आपको आउटर, मिडल, इनर तीनों लर्न करनी पड़ेगी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। अब आपको पता है कि ब्रेन जो होता है बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 4 ब्रेन में डिवाइड होता है, मिड ब्रेन में डिवाइड होता है और हिंड ब्रेन में डिवाइड होता है। नेक्स्ट आता है बेटा 4 ब्रेन में आपके 3 हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यही लर्न करो अभी। कौन से होते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लर्न इट हियर। नेक्स्ट आता है बेटा कि आपका जो सेरेब्रम है वो डिवाइडेड होता है किसमें? आपके लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर्स होते हैं बेटा, जो किससे कवर्ड होते हैं? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जिसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेइश अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट and right cerebral hemispheres which are covered by the cerebral cortex which we call gray matter because of the grayish appearance। चलिए बहुत बढ़िया। आपके cerebral cortex में बेटा कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था आपको सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन एरिया। 3 चीज़ों से बना है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो होता है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है आपकी मेमोरी को, आपकी कम्युनिकेशन को, लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। समझ गए? यहाँ पे 3 चीज़ें हैं बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया का काम क्या है? आपकी कम्युनिकेशन को हैंडल आउट करना, आपकी मेमोरी को मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, मैंने अब चैप्टर करा दिया ये वाला। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो किसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के वर्क को कंट्रोल करती है बेटा, ठीक है। चलिए, कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग, जब हमें भूख लगती है तो कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है? हाइपोथैलेमस। ड्रिंकिंग एंड बॉडी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑल्सो रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, आपको पता है एक तो ग्रोथ हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन है बेटा। GnRH हम पढ़ के आए हैं और सोमैटोस्टैटिन के बारे में पढ़ के आए हैं।
लिम्बिक सिस्टम भी होता है इसमें, जो किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए और आपके सेक्सुअल टाइम पे जो इमोशंस होते हैं उसके लिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के लिम्बिक पार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मेड्यूला। लर्न करिए बेटा, मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस या हाइपोथैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे ही होता है थैलेमस वाला पोर्शन ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। यहाँ पे एक कैनाल होती है जिसे हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, जो मिड ब्रेन से पास आउट होती है। व्हाइट कलर की आप डायग्राम देखिए एनसीईआरटी के अंदर ब्रेन का, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी सेरेब्रल एक्वेडक्ट। बेटा डायग्राम हमेशा खोल के रखो, ठीक है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिडल ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहाँ पे डोर्सल पोर्शन में मिड ब्रेन के 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। लर्न कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है बेटा, बता सकते हो? फोरब्रेन हमने पढ़ लिया, हिंड ब्रेन में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। कंप्राइजेस पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला को क्या कहते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगटा भी कहते हैं बेटा। यहाँ पे पोन्स का काम क्या होता है, पोन्स का काम होता है कि जो फाइबर ट्रैक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पोन्स फैले होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेरेबेलम जो होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है किसको, न्यूरॉन्स को। सेरेबेलम प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगटा, इसका काम क्या है बेटा, ये कंट्रोल करता है ऐसे एक्शंस को जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या फिर ऐसे कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं जो बेसिकली रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फोरब्रेन के बारे में लिखो, मिड ब्रेन के, हिंड ब्रेन में। आपसे पूछ सकते हैं ग्रेइश अपीयरेंस क्या है, वाइटिश अपीयरेंस क्या है। आपसे पूछ सकते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगटा का फंक्शन क्या होता है, तो अब बताना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेटरी को करते हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को करते हैं। चलिए बेटा लिख लिया आपने। अब हमने लास्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपने फोरब्रेन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने हाइपोथैलेमस थैलेमस वाले हिस्से को देखा, फिर मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने फोरब्रेन और पोन्स वाले हिंड ब्रेन पोर्शन को देखा, कैनाल को देखा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को देखा। नेक्स्ट हमने हिंड ब्रेन पढ़ा है, हिंड ब्रेन में हमने पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला को देखा, ठीक है। चलिए अब आगे आता है रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स। आँख को देखते हैं क्या होता है, एक एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पीएनएस स्टिमुलेशन, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स पीएनएस से लेके जो इनवॉलेंट्रीली फैलता है, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट थ्रू एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सीएनएस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ नहीं है बेटा, वही डायग्राम है, 10th में आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आग क्या होता है, जब गर्म बर्तन को छूते हैं तो एकदम से हाथ हटाते हैं, वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आपको पता है हाथों पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जैसे ही उस गर्मी को फील करेंगे हमारी पीएनएस एक्टिव हो जाती है, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एफरेंट एट्रियोल का काम होता है, एफरेंट का काम होता है, दोनों कंडक्ट करके क्या करते हैं, हमें अपना हाथ पीछे हटाना पड़ता है। तो स्केलेटल मसल्स एसोसिएटेड होती है वहाँ पे, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्ट। एक डायग्राम देख लीजिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है एग्जामिनर, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्ट क्या होता है और डायग्राम बनाओ, इसका क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट होता है, अब हम आई के हिस्से को पढ़ेंगे। सबसे पहले आई को हिस्से को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइज कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होती है। आर पेयर्ड आइज आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल कॉल्ड द ऑर्बिट्स। ये जो स्कल के जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो दो, इनमें इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी आइज प्रेजेंट होती है।